हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और हम क्या पढ़ रहे थे? मोल कॉन्सेप्ट। और पिछले क्लास में हमने इंपेरिकल फार्मूला के बारे में जाना था, उसका डेफिनेशन हम बताए थे। साथ ही साथ हम बताए थे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होता है, वो चीज भी हम उसको डिफाइन करके बताए थे। बेसिकली इंपेरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो में होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कोई भी जब हम फार्मूला लिखते हैं, कोई कंपाउंड जो रहता है उसका, उसको हम क्या लिखते हैं, उसका जब हम फॉर्मूला लिखते हैं सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उस सिंबल से जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसका नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ एटम्स है उसमें, सारा कुछ को वो बताता है। ठीक है, जैसे कि H2O हो गया, वाटर क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, दैट इज 2:1 में बना हुआ है। CO2 यानी 1:2 में बना हुआ है, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताते हैं? दैट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑफ यस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रहेगा उसका सिंपलेस्ट रेशियो में जब हम उसको लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे कि एग्जांपल हम दिए थे, क्या एग्जांपल दिए थे? ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या एग्जांपल दिए थे हम कि जैसे कि ये हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं C6H12O6 ग्लूकोज का, C6H12O6। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो में होगा। तो सिंपलेस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपलेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 क्या हो जाएगा अपने लिए कॉमन, यानी कि CH2O, ये हो जाएगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स में कार्बन के एटम कितने होंगे, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, जो एटम, जो एलिमेंट के एटम है वो कितना कितना एटम में उसमें पाया जाता है, वो है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट रेशियो। ठीक है, ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, वो सिंपलेस्ट रेशियो ये बताता है। ये चीज हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि यदि हम बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एग्जांपल, यदि हम NH3 ले लें, NH3, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा आपका, NH3 ही होगा, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट क्या होगा, यही वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कई सारा एग्जाम्पल भी हम लोग अभी करेंगे जिससे आपको इंपेरिकल फॉर्मूला और साथ ही साथ और चीज क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब ये चीज तो है कि ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में, तो इन दोनों के बीच का एक रिलेशन, कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। तो स्टार्ट हम लोग वही से करेंगे, क्या, तो रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या हम लोग देखने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम MF लिखे थे और इंपेरिकल फॉर्मूला को हम लोग क्या लिखे थे, EF लिखे थे। ये अपना टॉपिक आज ये स्टार्ट होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक, तो ध्यान में रखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। और ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो N होगा, जो N होगा वो क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, एन क्या होगा, इंटीजर। इज दैट क्लियर? एन क्या रहेगा आपका, इंटीजर। बात समझ में आया? और एन को फाइंड आउट करने के लिए, एन को फाइंड आउट करने के लिए, इज दैट क्लियर, क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, इंटीजर। और एन को फाइंड आउट करने के लिए क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। यानी कि मॉलिक्यूल जो रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा ना, उसका मास निकाल लेंगे, और अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला जो रहेगा उसका यदि मास निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा अपना n। ठीक है, क्या निकल जाएगा, n। और उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इंपेरिकल फॉर्मूला से, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सपोज दैट फॉर एग्जांपल अभी ही हम ग्लूकोज निकाले थे, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकला था, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, EM। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2O। क्या था इंपेरिकल फॉर्मूला, CH2O। तो इसका यदि हम इंपेरिकल फॉर्मूला मास, अपने को क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आया? अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, N।
अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, एन, ठीक है, या इससे छोटा थोड़ा सा हम ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है, किसका ले लेते हैं, बेंजीन, ठीक, बेंजीन, बेंजीन। तो बेंजीन का जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है सी एच, बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हुआ, सी एच, और बेंजीन का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H6, ये तो आपको पता है, C6H6, हालांकि क्वेश्चन में दिया रहेगा वो सारा चीज, एक ही चीज अननोन रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे बेंजीन है, अपने को क्या दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एन निकालना है, ठीक है, तो दोनों का क्या करेंगे, दोनों का मास से एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बेंजीन के लिए क्या हो जाएगा, 12×6 = 72, 72 और 6 78, 78, ठीक है, और ये इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, 12 और एक कितना हो जाएगा, 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13, और ये निकल करके कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6, इज दैट क्लियर। अच्छा, अब मान लेते हैं कि अपने को ये नहीं दिया हुआ रहता, ठीक है, और क्या बोलता, ध्यान से समझना, और क्या बोलता, ये जो बेंजीन है एक कंपाउंड है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक तो ये हम लोग निकाल दिए, एन निकाल दिए, ठीक है, अब मान लेते हैं ये नहीं दिया रहता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केवल दिया रहता और कंपाउंड नहीं बताता, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका 78, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका 78, तो बताओ, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है, ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दे दिया हुआ है, 78, और क्या बोल रहा है फिर हमसे निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द व्हाट, वैल्यू ऑफ एन, तो वैल्यू ऑफ एन फिर कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना हम क्या बोले, हम तो स्टार्टिंग में आपको ये निकाल करके दिखाएं एन का वैल्यू कैसे निकल रहा है, अब क्वेश्चन में यही नहीं दिया है, ये तो हम पहले दे दिए थे ना, अब ये नहीं दिया है, अब ये नहीं दिया है, इसका मतलब क्या दिया हुआ रहेगा, कुछ तो दिया रहेगा, तो क्या दे दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दे दिया, 78, और क्या बोल रहा है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, इज दैट क्लियर, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, तो फॉर वैल्यू ऑफ एन क्या लिखेंगे, एम एफ एम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन क्या लिखेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक, तो ये कितना दे दिया है, ये दे दिया है आपका 78, ठीक है, और इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया है कितना, CH, यानी कि दे दिया है क्वेश्चन में 13, ठीक है, क्वेश्चन में 13, तो यहां से n का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6, n का वैल्यू कितना निकलेगा, 6, इज दैट क्लियर। अब ये n का वैल्यू जो 6 है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया है, CH, यानी CH, तो क्या हो जाएगा, C6H6, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, इज दैट क्लियर, समझ में आया। क्वेश्चन अब आप हम आपको देते हैं, उससे और ज्यादा जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला जो लिख करके अभी दिए हैं, वहां n क्या था, n इंटीजर था, और n को भी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, n इज इक्वल टू भी लिख देते हैं यहाँ पे, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन क्या बोले हम, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, क्वेश्चन बोलता है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड एसाइटिलीन, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन एंड एसिटाइलिन, ठीक है, एसिटाइलिन पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्लास 10 में, एसिटाइलिन इज CH, इज CH, दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला mass and molecular formula mass of acetylene, ठीक है, एंड बेंजीन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है, दैट इज 26 एंड 78 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या बोलता है, देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, एसिटाइलिन एंड बेंजीन, ठीक है, ये बोल रहा है, तो दोनों का क्या दे दिया है अपने पास, क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, दोनों का ये दे दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया है, उससे क्या निकल जाएगा,
इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या निकाल लेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, और उससे निकल जाएगा एन। एन का वैल्यू हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला पे रखेंगे, क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला सी एच दिया हुआ है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, इज दैट क्लियर। और n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और n हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, n हम निकाल रहे हैं बेंजीन के रेस्पेक्ट में, तो लिख दे रहे हैं बेंजीन। ठीक है, n बेंजीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 78, ठीक है 78 अपॉन 13, तो ये हो जाएगा 6। अब ये हो गया 6, तो यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6 इंटू सी और H लिखा हुआ, यानी कि C6H6, ये इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। उसी प्रकार से यदि हम लोग थोड़ा और देखें तो अब क्या हो जाएगा, ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकला हुआ है। अब n जो हम लोग निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, एसिटाइलिन का निकालेंगे, तो ये दे दिया हुआ 26 अपॉन 13, ये हो जाएगा 2, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा C2H2, दैट इज एसिटाइलिन। तो ये क्वेश्चन था। आगे अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, C2H2 निकल गया, और कुछ देखेंगे, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखे, ठीक है, क्या बोलता है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ N एंड EF, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ N एंड EF of the given compound। ठीक है, निकालना है आपका किसका वैल्यू, N का और EF का, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 कॉलम बना हुआ है, ये है आपका कंपाउंड, कंपाउंड कुछ है, ठीक है, साथ ही साथ आपका दिया हुआ इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला, इज दैट क्लियर। और क्या दिया है, वैल्यू ऑफ N, वैल्यू ऑफ क्या दे दिया है N। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो सबसे पहला जो कंपाउंड दिया, हम क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, आप भी लिखेंगे H2O2। दूसरा जो दिया है वो क्या दिया हुआ, B2H6, B2H6। तीसरा जो है वो क्या दिया है बेटा, FeSO4, FeSO4। चौथा, फोर्थ का क्या दे दिया हुआ है, N2O4। ठीक है, फिफ्थ का क्या दे दिया है, C4H10। ठीक है, सिक्स का क्या दे दिया है, सिक्स का दे दिया है CH3। ठीक है, COOH। सेवेंथ का क्या दे दिया है, सेवेंथ का दे दिया हुआ C12, C12H22O11। ठीक है, ठीक। और 8 का क्या दिया है, 8 का दिया हुआ है Al2O3, Al2O3। 9 का क्या दिया हुआ है, 9 का दिया हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3। ठीक है, PO4 का होल 2, ठीक है, होल 3, ये दे दिया है। उसके बाद आपका 10 का क्या दे दिया हुआ है, 10 का दिया हुआ C6H12, C6H12O6। बात समझ में आया, ये चीज क्लियर है, ये 3PO4 का होल 2, इज दैट क्लियर, ये है। अब यहां से क्या हो जाएगा कि अब इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो सिंपलेस्ट रेशियो करेंगे, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, HO, यही होगा सिंपलेस्ट रेशियो HO। और इसका n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर जो हम मल्टीप्लाई करते थे वही, यानी कि जो हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं वो वही तो होगा n। ठीक है, तो ये n बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ पे 2। ठीक, यहाँ पे यदि निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये BH3, और यहाँ पे भी n बराबर हो जाएगा 2। FeSO4 का हो जाएगा FeSO4, कुछ नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा 1। N2O4 क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला NO2, NO2, और इसका क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, C4H10 का क्या हो जाएगा, कॉमन क्या निकालेंगे, यस C2H5, और इसका क्या हो जाएगा 2। CH3COO, इसका क्या निकलेगा, हाँ ध्यान में रखना है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। ठीक है, 2 और 2 कितने हो गए, 4। ठीक, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2, यानी कि ये इसका सिंपलेस्ट क्या निकलेगा C। ठीक है, H2O, CH2O, और इसके लिए कितना हो जाएगा
इसके लिए यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C12H22O11, कुछ नहीं निकलेगा, हो जाएगा 1। L2O3 के लिए भी वही हो जाएगा, L2O3, ये भी क्या हो जाएगा 1। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, Ca3PO4 का होल 2, ये भी हो जाएगा आपका 1। और इसके लिए निकल जाएगा आपका 6, यानी CH2O, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या निकला, वैल्यू ऑफ n हम लोग निकालते चले गए, ठीक है, और साथ ही साथ एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बताते चले गए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको निकालना है कंपाउंड का। तो आप कहेंगे कि कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला तो यहाँ से तुरंत हम लोग निकाल लिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। क्या अलग रहेगा उसमें, बताते हैं अभी तुरंत हम। यहाँ पे क्या था आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था वो दिया था, तो इसलिए एम्पेरिकल फॉर्मूला और वैल्यू ऑफ जो n था उसको हम लोग बड़े आसानी से निकाल लिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मेरा। लेकिन यदि वो ऐसा कुछ कर रहा है, अलग से टॉपिक हम डाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अलग होगा। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। डिटर्मिनेशन ऑफ ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, क्या निकालना है आपको, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना ऑफ द कंपाउंड। तो आपको पहले ध्यान होगा कि इससे पहले जो हम लोग क्या निकालते थे, परसेंटेज कंपोजिशन वाला टॉपिक पढ़े थे। तो परसेंटेज कंपोजिशन वाला में क्या था आपका कि परसेंटेज निकालना रहता था। ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ रहता था और आपको क्या निकालना रहता था, परसेंटेज निकालना रहता था। ठीक है, यहाँ पे अब क्या रहेगा, परसेंटेज दिया हुआ रहेगा और आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला। यदि फॉर्मूला भी निकल जाएगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला, और हो सकता है इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद बोल दे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि अब ये बता देगा आपको क्वेश्चन में कि ये जो कंपाउंड है उसमें सपोज दैट वो जो कंपाउंड है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ। तो कंपाउंड में जो है वो कार्बन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। आ रहा बात समझ में। तो देखेंगे क्या, पहले इसमें हम लोग लिख देते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, एम्पिरिकल, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो रहेगा किसी भी कंपाउंड का इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ठीक है, डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ गिवन परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, गिवन परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, इन द कंपाउंड। वही बात जो अभी हम बोले, अब आपको कैसे निकालना है, जो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा उससे, उसके मदद से आपको इंपेरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा हम लोग कॉलम बना करके करेंगे। ठीक है, तो कॉलम किस तरीके का है, बात ध्यान में रखना है, ये कॉलम को ध्यान में रखना है कि कितने कॉलम हम लोग बना रहे हैं और क्या क्या फाइंड आउट करते हुए फिर फाइनली अपने को क्या मिलता है, इंपेरिकल फॉर्मूला मिलता है। और इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ एन भी निकाल सकते हैं, और एन निकल जाने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला कॉलम जो होगा, ठीक है, एलिमेंट का, सबसे पहला कॉलम किसका होगा, एलिमेंट का। इज दैट क्लियर। दूसरा वाला जो होगा वो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के जगह हो सकता है वो आपको दे दे वेट या फिर वेट रेशियो, इसके जगह क्या दे सकता है, वेट, ठीक है, या फिर वेट रेशियो। ठीक है, ये दे सकता है। बात समझ में आया, ध्यान में रखना कॉलम किसका बन रहा है। उसके बाद क्या बोल सकता है आपसे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्या निकालने बोलेगा, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ एलिमेंट।
ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट वो निकालने बोलेगा। तो वो कैसे निकलता है, वो निकलेगा आपका परसेंटेज, जो यहां से हम लोग लिए हुए रहेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यानी कि परसेंटेज, ये वाला परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हम लोग, यानी यहां से परसेंटेज तुरंत लेंगे और ये एलिमेंट दिया हुआ रहेगा तो उसका एटॉमिक मास तुरंत हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अगला जो होगा वो होगा रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अगला कॉलम जो होगा वो किसका होगा, रिलेटिव, रिलेटिव रेशियो, रेशियो ऑफ एलिमेंट। ठीक है, रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट। और रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट जो होगा, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, किस क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू ऑफ ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, तो वो ऊपर लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, तो इसी का लोएस्ट वैल्यू से। यानी कि मान लेते हैं 2 3 जो भी आएगा ना, 2 3 वैल्यू रहेंगे, तो उसमें जो सबसे लोएस्ट वैल्यू रहेगा उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए हम क्या लिख दे रहे हैं, लोएस्ट वैल्यू, एंड द फाइनल इज ए रिलेटिव रेशियो। ठीक है, यानी कि आपको जब ये आ जाएगा आपका क्या निकल जाएगा, रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट जब निकल जाएगा, तो हो सकता है कि ये किस में आ जाए, एग्जैक्ट फ्रैक्शनल में आ जाए, किस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए। अब जैसे ही ये फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि उसको, यानी कि उस रिलेटिव रेशियो को हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर से, क्या स्मॉल इंटीजर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फ्रैक्शन से हटाने का काम करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन से क्या करेंगे, हटाने का काम करेंगे। जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं 2.5 आ गया, इसको डिवाइड करने के बाद, तो 2.5 आ गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव रेशियो 2.5, तो 2.5 में हम उसको नहीं रखेंगे। ठीक है, 2.5 में नहीं रखेंगे, हम उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 5। और यदि हम एक जगह भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या लोएस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो नीचे के लिए सबके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिलेटिव रेशियो इनटू लोएस्ट इंटीजर। अगला कॉलम जो बनेगा, रिलेटिव रेशियो इनटू लोएस्ट इंटीजर। इज दैट क्लियर? क्या बनेगा, रिलेटिव रेशियो इनटू लोएस्ट इंटीजर। तो इस तरीके का जो है वो कॉलम आपको दिखता हुआ नजर आएगा। इज दैट क्लियर? इस तरीके का कॉलम आपको दिखता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये 5 कॉलम होंगे, तो इनको थोड़ा सा हम शॉर्ट में और हम क्या लिख देते हैं, केवल हम लिख के चलेंगे। एक तो ये हो जाएगा एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। दूसरा ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, परसेंटेज। और नंबर ऑफ एटम्स हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। ये हो जाएगा आपका रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स दैट इज ए अपॉन लोएस्ट वैल्यू। ठीक, क्या कहेंगे, रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट को क्या बोल देंगे, आर आर इज इक्वल टू ए अपॉन एल वी। एल वी क्या है अपना, यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग ले आएंगे, तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग एस एल। ठीक है, एस एल इज इक्वल टू आर आर इंटू, ठीक है, एल आई। क्या लिखेंगे, एल आई, लोअर जो इंटीजर रहेगा, लोएस्ट इंटीजर रहेगा, उससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारा कॉलम आपको ध्यान में रखना है। अभी जैसे ही हम क्वेश्चन देंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि हम क्या आपको कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। बात मेरा समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा जगह का भी जरूरत पड़ेगा, तो इस चीज को हम मिटाते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसी चीज को हम ऊपर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, यहाँ पे आपका क्या था, एलिमेंट, एलिमेंट है, उसके बाद क्या है, परसेंटेज। ठीक है, क्या दिया है, परसेंटेज। उसके बाद ए, नंबर ऑफ एटम्स जो था वो परसेंटेज अपॉन क्या निकला है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। और उसके बाद रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव रेशियो कैसे निकला बेटा, जो नंबर ऑफ एटम्स था अपॉन हम लोग क्या कर दिए, लोएस्ट वैल्यू। इसी में जो नंबर ऑफ एटम्स निकलेगा उसी का क्या कर देंगे, लोएस्ट वैल्यू। और फिर एस एल, यानी कि सिंपलेस्ट जो आपका रहेगा, ठीक है, उसको लेंगे हम लोग। और ये हो जाएगा आपका रिलेटिव रेशियो इनटू क्या हो जाएगा, लोएस्ट इंटीजर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
इस तरीके से कॉलम आपको बना लेना है। बात समझ में आया? अब सिंपलेस्ट रेशियो ना, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक। अब जैसे कि क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स अ हाइड्रो, ठीक है, अ हाइड्रो कार्बन कंटेन्स 80%, 80% कार्बन, 80% क्या कंटेन करता है, कार्बन, ठीक है। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला मास, मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रो कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 30, is 30, then calculate molecular formula and empirical formula of hydrocarbon, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आया? क्या निकालना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी और इंपेरिकल फॉर्मूला भी। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ध्यान में रखना है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन किससे बनता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन से, ठीक है। बात समझ में आया? तो क्या बोलता है, कंटेन करता है 80% कार्बन। ये तो समझ में आता है ना, हाइड्रोकार्बन क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, किसमें, कार्बोनेट्स कंपाउंड नाम का चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, विच कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोले, यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा हो जा रहा है आपका, कार्बन, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, इसी लाइन को हम आगे कर देते हैं कंटिन्यू, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज कार्बन का कितना दे दिया हुआ है, 80%, तो ये जाहिर सी बात है हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 20%, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है, 100 ही। अब नंबर ऑफ एटम्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 अपॉन एटॉमिक मास, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग किसके लिए कर देंगे, ये ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 अपॉन हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 20/3, यही आ जाएगा ना, क्लियर है। 4 तिया 12 और 4 दूना 8 20, ठीक, ये आ जाएगा। अब ये जो रिलेटिव रेशियो क्या बोले, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम लेंगे ये, यानी कि ये हो जाएगा आपका 20/3 अपॉन, अपॉन क्या, लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू कौन है, ये दोनों में से, जाहिर सी बात है ये है, तो ये हो जाएगा 20/3 और ये आ जाएगा आपका 1, और यहाँ के लिए फिर क्या हो जाएगा रिलेटिव रेशियो, ए यानी कि 20 और अपॉन लोएस्ट वैल्यू दैट इज 20/3, तो ये 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3, क्योंकि जो दोनों जो है वो किस में आया है, सिंपलेस्ट रेशियो में ही आया है, तो उसके लिए हमको किसी भी लोएस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? इसका मतलब ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, इसका मतलब ये है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो है, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, C और H, इंपेरिकल फॉर्मूला इज C एंड H। इज दैट क्लियर? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C एंड H, ठीक है, सॉरी CH3 ना, ये हम 1 लिख दिए यहाँ पे, ये और ये हो जाएगा इसका CH3, इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH3। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 + 1 × 3 इज इक्वल टू 12 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला मास दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया हुआ है, 30, क्लियर, यानी n इज इक्वल टू, ठीक है, 30/15 दैट इज आ गया 2, n इज इक्वल टू 2, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि C2H6 दैट इज द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, which contains 80% of carbon और 20% of hydrogen and their molecular mass is 30. Is that clear? molecular formula ये है and empirical formula ये है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? C2H6 is the answer। अब देखेंगे इसी तरह का क्वेश्चन देखेंगे, अगला अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सेम टाइप में देखेंगे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। इस कॉलम को तो हम इस्तेमाल करेंगे, आपको हर एक बार ये कॉलम नया बनाना होगा नोटबुक में, ठीक है, इस बात का भी ध्यान में रखेंगे। प्रॉपर नोट्स आपको बनाते चलना है, एटलीस्ट जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो तो जरूर लिखना है, ठीक है, इसीलिए सारी चीजों को
हम एक एक चीज जो है, एक एक पॉइंट जो है वो बोर्ड पर लिख रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो वो चीज आपको जरूर से जरूर मेंशन करना, और हो सके बोलते हुए भी यदि कुछ एक आध पॉइंट हम बता दें उसको भी मेंशन कर लेना है अपनी नोटबुक में। कहता है अ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कहता है ठीक है, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंपाउंड बना हुआ है, कंटेन्स 52.2% ऑफ कार्बन, कंटेन्स कंटेन्स 52.2% ऑफ कार्बन, ठीक है, कितना कार्बन कंटेन कर रहा है 52.2%, एंड 13% हाइड्रोजन, एंड 13% हाइड्रोजन एंड 13% हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन 13% कर रहा है। तो कहता है डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, सो डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इंपेरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का निकालना है। सेम कौन कौन सा आपका दिया हुआ है, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, और साथ ही साथ कौन दे दिया, थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और कौन दे दिया है, ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? परसेंटेज आपका कितना दे दिया है 52.2, ठीक है, ये कितना है बेटा 52.2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना दे दिया है आपका 13%, ये है 52.2%, ये है आपका 13%। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग इससे इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपना बचा हुआ, सॉरी, इन दोनों को हम लोग एड अप करके सम करके 100 में से माइनस कर देंगे, तो किसका परसेंटेज आपका निकल जाएगा, ऑक्सीजन का, दैट इज क्या हो जाएगा 34.8%, 34.8% ये निकल गया। अब ये नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52.2 और अपॉन क्या हो जाएगा ये, यानी कि 12, ठीक है 12। तो इसको यदि हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको भी देख लेते हैं, ये a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/1, ये तो 13 ही हो जाएगा, और ये इसका a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 34.8 अपॉन क्या निकल जाएगा ये 16, कितना निकल जाएगा 16। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? अब यदि हम इसको ये करें तो कितना हो जाएगा ये 4.35 अप्रोक्स, ये कितना आ जाएगा 4.35, ठीक है, अप्रोक्स 4.35 आ जाएगा ये, इसका कितना आ जाएगा आपका 13 ही आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 13 ही आ जाएगा, और ये आपका तकरीबन 2.17 के अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको करना है और ध्यान से समझ करके करना है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे तो रिलेटिव रेशियो के लिए नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि आर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना है डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। ये आ गया आप, अच्छा लोएस्ट वैल्यू से करना है तो लोएस्ट वैल्यू कौन सा हो जाएगा 2.17, यानी कि 4.35 अपॉन क्या हो जाएगा 2.17, जो अप्रोक्स अप्रोक्स क्या है डबल है, यानी कि 2, ठीक है। ज्यादा हम पॉइंट में ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उसको हम लोग राउंड अप करके इस तरीके से हम लोग ले जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा 13 अपॉन क्या हो जाएगा 2.17, क्या हो जाएगा आपका 2.17, तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, तकरीबन तकरीबन 6 टाइम्स में चला जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तकरीबन तकरीबन इसको हम लोग 6 टाइम्स में कंसिडर किए हुए हैं, क्लियर है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये 2.17 अपॉन 2.17 इज इक्वल टू ये 1, तो ये भी जो है सारा जो है वो किसमें है आपका सिंपल रेशियो में है, यानी कि 261, इसीलिए हमको इसको किसी भी लोएस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका इस तरीके से। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो आएगा, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला जो आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये है कार्बन के लिए दैट इज C2, और H कितना आ जाएगा H6 आ जाएगा, और O कितना आ जाएगा O1 आ जाएगा, दैट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो इंपेरिकल फॉर्मूला, अच्छा क्वेश्चन में तो यही निकालना है, दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, और वो क्या हो जाएगा C2H6O, ओके C2H6O। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसमें चूंकि मास दिया नहीं है तो हम लोग फिर इसका n नहीं निकाल पाएंगे, और n नहीं निकाल पाएंगे तो फिर अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन नहीं हो पाएगा, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें होंगे वो हम सब आपको बताएंगे, टाइप एक भी नहीं छोड़ रहे हैं हम आपको, ठीक है। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत हम करवा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान में रखना है, और सारे जैसे हम बता रहे हैं उसी तरीके से करना है, अप्लाई करना है। अगला क्या बोल रहा है, कहता है कंपाउंड ऑफ पोटेशियम क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है, अ कंपाउंड
कंपाउंड ऑफ पोटेशियम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एक कंपाउंड है जो क्या कंटेन करता है, पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन को कंटेन करता है। कंटेन ऑक्सीजन कंटेन्स 26.6% पोटेशियम। ठीक है, कंटेन्स 26.6% पोटेशियम। ठीक है, 26.6% पोटेशियम। उसके बाद 38% ऑफ ऑक्सीजन एंड 38% ऑफ ऑक्सीजन 38% ऑक्सीजन कंटेन करता है। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 294, if the molecular mass of the compound is 294, कितना दे दिया हुआ है, 294 दे दिया है। then calculates its molecular formula, then calculate its molecular formula and empirical formula, दोनों कैलकुलेट करना है बेटा। तो क्या हम लोग करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये अपना बन गया, लाइन नीचे तक आ गया। ठीक है, कौन कौन सा है भाई, तो इसमें पोटेशियम है के, क्रोमियम है Cr और साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन है दैट इज O। पोटेशियम कितना परसेंट दे दिया है, ये दे दिया हुआ आपका 26.6%। ठीक है, और पोटेशियम कितना दे दिया हुआ है, पोटेशियम दे दिया आपका 38%। ठीक है, और दोनों को ऐड करके जब 100 से आप माइनस करेंगे तो आपको इसका निकल जाएगा दैट इज 35.4%, ये निकल जाएगा। परसेंटेज निकल गया। ए निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए ये हो जाएगा 26.6 अपॉन एटॉमिक मास पोटेशियम का कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39। ठीक है, और ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका 2/3, यानी कि हम इसको 0.68 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं हम इसको 0.68, अप्रोक्स कितना ले लेंगे 0.68। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका 35.4, ठीक है, कितना हो जाएगा 35.4 अपॉन क्या हो जाएगा 52, क्रोमियम का कितना हो जाएगा आपका 52, और ये भी अप्रोक्स आ जाएगा आपका 0.68, कितना आ जाएगा 0.68। इज दैट क्लियर। और ये ऑक्सीजन का ये हो जाएगा 38% और साथ ही साथ कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, और ये आपको आ जाएगा 3.5। ठीक है, 3.5। तो लोएस्ट वैल्यू इज 0.68, रिलेटिव रेशियो के लिए 0.68 अपॉन 0.68 इज इक्वल टू 1, ये 0.68 अपॉन 0.68 इज इक्वल टू 1, और ये 3.5 अपॉन 0.68, तो ये अप्रोक्स वैल्यू आपका आ जाएगा दैट इज 3.5। ठीक है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ की क्या, 38.6 ये बेटा गड़बड़ है, 2.4 है, ये 2.4 आएगा, और ये 2.4 को जब हम लोग करेंगे कितना से 0.68 से, तो ये आएगा आपका 3.5। अब ये आ गया आपका फ्रैक्शन में। अब जब ये फ्रैक्शन में आ गया तो यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 3.5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 7, तो ये आपका इंटीजर वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करेंगे 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, और ये भी 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज द आपका क्या आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला वाला वैल्यू। तो अब हम क्या लिखेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेशियम कितना है K2 Cr कितना, क्रोमियम है 2 K2 Cr 2 और O कितना है 7। ये काफी वेल नोन कंपाउंड है क्रोमियम का, पोटेशियम K2 Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ध्यान में रखना है ये। और क्या बोला है इसका इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, बात वही हो गया, मॉलिक्यूलर मास 294 दे दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू क्या, अच्छा इसका यदि हम इंपेरिकल फॉर्मूला मास बोले तो जब आप इसका सबका निकालिएगा तो ये आ जाएगा 294 सॉरी 294 ही आएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन क्या हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास, और ये इज इक्वल टू 294 और अपॉन 294 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपका क्या हो जाएगा K2Cr2O7 दैट इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया, ठीक, बात समझ में आ रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे और देखते हैं, क्वेश्चन कहता है अ कंपाउंड
ऑफ, देखिए क्या है अगला वैरायटी, इसका अगला वेरिएशंस। ठीक है, मजेदार है ना। क्या बोलता है, अ कंपाउंड्स ऑफ सी एच एंड एन, अ कंपाउंड्स ऑफ सी एच एंड एन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का कंपाउंड है, नाइट्रोजन है इस बार, कंटेन्स दिस एलिमेंट इन वेट रेशियो ऑफ, कंटेन्स दिस एलिमेंट्स इन वेट रेशियो दिया हुआ है बेटा इस बार, वेट रेशियो ऑफ, वेट रेशियो इस बार दिया है, दैट इज 9:1:3.5, 9:1:3.5, ये वेट रेशियो दिया है, ठीक, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास का ये रेशियो है, सॉरी ये तो रेशियो दे दिया है, और कहता है if molecular formula mass is, molecular formula mass is 108, then calculate, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने बोल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हम इस कॉलम को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो कार्बन कितना है, परसेंटेज नहीं है इस बार, तो याद है हम बोले थे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, या फिर उसके जगह क्या दे सकता है, वेट ऑब्लिक क्या था, वेट रेशियो, तो इस बार क्या दे दिया आपका वेट रेशियो, और वेट रेशियो कितना है 9, 1 और 3.5, कितना है 9, 1 और 3.5, यानी कि इस बार डिवाइड परसेंटेज से नहीं होगा, किससे होगा, आपका हो जाएगा 9 अपॉन कितना हो जाएगा 12, कार्बन का 12, तो 3 3 9, 3 6 12, यानी कि 3/4 ये आ जाएगा, इज दैट क्लियर, कितना आ जाएगा 3/4, ये हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1:1, दैट इज 1, और ये क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का बेटा कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना 14 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 3.5 अपॉन क्या हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 3.5 अपॉन 14, क्लियर है, तो ये आपका कितना देखने को मिलेगा अप्रोक्स 1/4, ठीक है 1/4, क्लियर है, तो ये वाला जो है लोएस्ट कौन सा हो जाएगा इसमें 1/4, तो इससे अब हम लोग करेंगे, यानी कि रिलेटिव रेशियो के लिए क्या, ये नंबर ऑफ एटम दैट इज 3/4 और इनटू क्या, सॉरी, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1/4, तो वो हो जाएगा इंटू 4/1, तो ये हो जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा 3, और इससे यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1/4, यानी कि ये फिर से कितना आ जाएगा आपका, यही हो जाएगा ना 1/1/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये आपका आ जाएगा, ये आपका 4, और यहाँ से करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो जस्ट 1/4 इंटू 4 ये हो जाएगा 1, यानी कि क्या गया आपका 341, यही आपका निकल के आ रहा है 341, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 3 4 और 1, और इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे, इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा C3H4, ठीक है, और N ये हो जाएगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, और चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इतना दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल लेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास यानी कि 12 या 36, डायरेक्ट लिखे ना 36 और प्लस 4, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा ये 14, यही हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा ये 4 4 8, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, कितना हो गया 4 4 8, और 8 अच्छे कितना हो जाएगा 14, 14, 14 का 4 कैरी 1 2, ठीक है, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है 54 ये आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 54, अब ये 54 आ गया, और ये कितना दे दिया हुआ 108, यानी कि ये आपका दे दिया हुआ इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 108, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 अपॉन 54, दैट इज आ गया 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H8N2, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा, व्हाट C6H8 और N2, यस ये आपका निकल गया, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें एक अलग ऐसा, ठीक है,
क्या बोलता है ना कि टू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन्स, क्या बोलता है क्वेश्चन, टू ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स कंटेन, दो ऑक्साइड जो है मेटल का वो कंटेन करता है 50% एंड 40% मेटल, एक में 50% एंड एक में 40% ऑफ मेटल। ठीक है, दो ऑक्साइड है मेटल का जिसमें एक ऑक्साइड में 50% मेटल है और एक ऑक्साइड में जो है 40% आपका क्या है, मेटल है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज MO, पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है MO, then determine formula of second oxide, then determine formula of second ऑक्साइड, तो दूसरे वाले ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका बोलता है। बात समझ में आया? तो बात को समझना है, क्या है ये मेटल है, ठीक है, मेटल है और इसका किसके साथ रिएक्शन हुआ, O2 के साथ, इसका किसके साथ रिएक्शन हुआ, ऑक्साइड के साथ। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखेंगे जरा सा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, फर्स्ट मेटल ऑक्साइड, ठीक है, हम क्या बोले यहाँ पे कि फर्स्ट मेटल ऑक्साइड, फर्स्ट मेटल ऑक्साइड जो है वो आपका क्या हो रहा है MO, वो आपका क्या है MO। ठीक, बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान में रखेंगे, जैसे कि ये क्या है आपका, ये आपका क्या है मेटल, पहला में मेटल, ठीक है, और मेटल जो है और साथ ही साथ कौन है ऑक्सीजन, मेटल और कौन है ऑक्सीजन। ठीक, मेटल कितना है इसमें, मेटल है आपका 50%, मेटल कितना है इसमें 50%, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी कितना होगा 50%। ठीक है, ऑक्सीजन भी कितना होगा 50%, यानी हम इसको कह सकते हैं क्या कि 1:1 के रेशियो में है, किसमें है 1:1 के रेशियो में है, ध्यान से 1:1 के रेशियो में है। अब हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, वही करते हैं ना, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, अगला वाला जो कॉलम है ये वाला, तीसरा वाला जो कॉलम है नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, तो परसेंटेज दिया हुआ 50 और एटॉमिक वेट पता नहीं है तो लिख दिए A। ठीक, अच्छा अब इसका भी परसेंटेज है 50 और एटॉमिक वेट इसका तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 16, और चूंकि ये 1:1 रेशियो में है तो यहाँ पे जो रिलेटिव रेशियो है वो भी क्या आना चाहिए 1:1 आना चाहिए। अरे भाई जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या बोलेंगे 1:1 में, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो 1:1 में है तभी ना आ पाएगा ये दोनों। ठीक है, जब ये वाला भी आपका क्या रहेगा 16 रहेगा, ये वाला भी आपका क्या होना चाहिए 16 रहेगा। इज दैट क्लियर? तभी ये क्या आएगा 1:1 में आ जाएगा और इसका ऑक्साइड जो रहेगा वो क्या होगा MO होगा। बात समझ में मेरा आ रहा है, क्लियर है? अब सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, हम क्या बोले कि ये इक्वल होगा, ठीक है, ये तभी इक्वल हो सकता है जब ये वाला भी क्या हो 16 हो, यानी कि यहाँ पे जो A हो रहा है वो A बराबर क्या हो जाएगा आपका 16, A बराबर भी क्या हो जाएगा 16। बात समझ में आ रहा है? तो अब दूसरा वाला हम बात करें सेकेंड ऑक्साइड, सेकेंड मेटल ऑक्साइड, तो सेकेंड मेटल ऑक्साइड जो है वो उसका फॉर्मूला आपको निकालना है, तो वो भी मेटल और ऑक्सीजन से ही मिलकर के बना हुआ होगा, वो भी किससे बना हुआ होगा मेटल ऑक्सीजन से। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेटल है वो कितना 40% है, इसमें कितना है 40% है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा 60% होगा, ये कितना होगा 60% होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम कितना निकाले 16, ए का वैल्यू हम कितना निकाल दिए यहाँ पे 16, क्लियर है? तो ये जो है क्या हो जाएगा 40/16 और ये क्या हो जाएगा 60/16। बात समझ में आ रहा 40/16 और क्या हो जाएगा 16/16, या सॉरी 60/16। इसका मतलब ये किस रेशियो में आपको नजर आ रहा है 2:3 में, किसमें नजर आ रहा है 2:3 में। बात समझ में आया? यहाँ से समझ में आ रहा है ना कितने रेशियो में है 2:3 में, और 2:3 में है तो यानी कि मेटल ऑक्साइड क्या होगा M2O3, क्या होगा M2O3 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? क्या मिलेगा इसका ऑक्साइड का, सेकेंड वाला ऑक्साइड का फॉर्मूला M2O3, ये चूंकि 1:1 में है, फॉर्मूला क्या है MO, तो 1:1 में है यानी कि ये भी 1:1 में होगा। ठीक है, तो ये 16 है, ये 50-50, तो ये 16, तो ये भी क्या होना चाहिए 16।
क्लियर। तो ए का वैल्यू जो था हम यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये कितना रेशियो निकल गया 2:3 में। उस हिसाब से जो मेटल का ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा M2O3। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट किस पे था, इंपेरिकल फॉर्मूला पे। अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन किस पे देखने वाले हैं, केमिकल इक्वेशंस पे। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, वो अभी हम देखने वाले हैं। नोट ठीक है। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समाप्त हुआ। अब हम लोग दूसरे टॉपिक में जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। और ये मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छा एक पार्ट है जो क्वेश्चन को आपको स्टैंडर्ड बनाता है। बात समझ में आया? क्या हम लोग टॉपिक डालेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। ठीक, तो कुछ टर्म अभी हम लोग जानेंगे, जैसे कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है, क्लास 10 में आप पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस नाम का चैप्टर है, पहला चैप्टर ही आपका होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो उसमें बेसिकली आप क्या देखे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखे थे, कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, याद आ रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब आप पढ़े थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, केमिकल अच्छा बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन था उसको बैलेंस करते थे, याद है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो वो कुछ बेसिक नॉलेज होने के बाद फिर हम लोग कुछ नॉर्मल नॉर्मल सा केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे और उसको किस तरीके से हम मोल कॉन्सेप्ट में उसको हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उससे क्वेश्चन और स्टैंडर्ड फिर बनता हुआ धीरे धीरे जाएगा। तो सबसे पहले तो उसी बेसिक को हम लोग स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, केमिकल केमिकल रिएक्शंस। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, और एक जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और दूसरा जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट वो भी बताएंगे, लेकिन बेसिकली क्या होता है आपका केमिकल रिएक्शन, ये एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है नए प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, बेसिकली एक दो या दो से नए सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और पुराने बॉन्ड को तोड़ते हैं, नए बॉन्ड बनाते हैं नए प्रॉपर्टी के साथ, जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म करते हैं। केमिकल रिएक्शंस इसी को कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस इन विच इट इज अ प्रोसेस प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस, इन विच क्या लिख सकते हैं, टू और मोर सब्सटेंस इंटरेक्ट विथ ईच अदर, टू और मोर सब्सटेंस इंटरेक्ट with each other, ठीक है, interact with each other and forms new substance and forms new substance where, ठीक है, where old ओल्ड जो पुराना वाला बॉन्ड रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, टूट जाएगा, और जो नया वाला बॉन्ड रहेगा वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, वेयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस, क्या लिखे, एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस वेयर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, वेयर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, जो नया बॉन्ड रहेगा वो बन जाएगा और पुराना बॉन्ड जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, क्या होता है केमिकल
केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब यही वाला केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है, ठीक, तो केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग एक हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से, जैसे कि मीथेन रिएक्ट्स विथ, या फिर मीथेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स, ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आया, तो ये तो हम पूरा लैंग्वेज के तौर पे लिख दिए, ये रिएक्शन हो रहा है। जब हम इसको सिंबल से एक इक्वेशन लिखते हैं, सिंबल से जब हम इसको रिप्रेजेंट करके जब पूरा इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, इस पूरे रिएक्शन का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली ये क्या है, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अ केमिकल केमिकल इक्वेशन इज द symbolic symbolic रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या है ये, symbolic representation of chemical reaction, that is all chemical reactions are, that is that is all chemical reactions are, ठीक है, सारे केमिकल रिएक्शन को इसी से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशंस, रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशंस बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ये चीज है, बात समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ये क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चाहे वो और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा। इज दैट क्लियर। अब रिएक्टेंट क्या होता है, क्या होता है भाई रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाला सब्सटेंस को ही क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट करते हैं, कहते हैं। और वो जनरली रिएक्शन जब लिखते हैं इक्वेशन में तो वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, बात समझ में आया। और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन एंड undergoes, ठीक है, एंड undergoes in undergoes a change during a reaction, undergoes change during a reaction, उसमें क्या आएगा, पार्ट लेता है खुद वो सब्सटेंस रिएक्शन में, ठीक है, और उसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको चेंज देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन एंड एंड इट इज प्रेजेंट present on left hand side of chemical chemical equation, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। और एक टर्म और आ रहा है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट किसको कहेंगे, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो आपको फाइनल जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि रिएक्टेंट जो है धीरे धीरे खत्म होकर के कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट में बन जाएगा, यानी वो आपका रिजल्ट देखने को मिल रहा है बेसिकली। और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट कम होते जाएगा और वो शिफ्ट होते जाएगा किधर की तरफ, राइट हैंड साइड में, ठीक है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में, वो रिएक्शन के राइट हैंड साइड में नहीं। इज दैट क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच कम into the existence, the substance which come into the existence, ठीक है, the substance which come into the existence as a result of chemical change, as a result of chemical change chemical change, as a result of chemical change, uh, and it present on right side of the equation,
and it present on right side of the इक्वेशन। इज दैट क्लियर? और यह कहाँ प्रेजेंट रहेगा? राइट साइड इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग देखें यहाँ पे? केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जो कि आप पहले से ही क्लास 10 में पढ़ करके आए हुए हैं, बस उसको हम रिकॉल करवा दिए आपको और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अब हम इसको। ठीक, जैसे देखेंगे हम लोग क्या लिखे, आर, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? आर और पी, ये क्या है आपका रिएक्टेंट, और आफ्टर रिएक्शन ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। बात समझ में आई? ये क्या है? रिएक्टेंट, और आफ्टर रिएक्शन क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट। ठीक है, और यही है आपका LHS हम कहेंगे, और ये क्या हो जाएगा? RHS। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा आपका? राइट हैंड साइड। ठीक है, और जब मोर देन वन रहेगा रिएक्टेंट, ठीक है, मोर देन वन रहेगा तो क्या लिख सकते हैं? R1 प्लस R2 डैश डैश डैश, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा P1 प्लस P2 डैश डैश डैश। बात समझ में आया? क्लियर है? यानी जितने रिएक्टेंट रहेंगे उसको प्लस सिंबल से हम लोग क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, और साथ ही साथ एरो से दिखाएंगे, मतलब इट गिव्स आफ्टर रिएक्शन जो बन रहा है वो ये दोनों बन रहा है, तो ये एरो बताता है इट गिव्स, ये दे रहा है। ठीक है, और पर्पस ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना ही किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या होता है? बेसिकली पर्पस माना जाता है। अब क्या हम लोग देखेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। क्या सबसे पहले लिखेंगे? अनबैलेंस, अनबैलेंस, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे? तो जब नंबर ऑफ एटम्स LHS का इक्वल नहीं रहेगा नंबर ऑफ एटम्स RHS में, तो उसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। और जब LHS का नंबर ऑफ एटम इक्वल रहेगा RHS में, तब हम उसको क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। इक्वेशंस इन विच, क्या लिखेंगे? इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, number of atoms of of elements of of both side, ठीक है, both side कहने का मतलब क्या हो गया? RHS is equal to LHS। ठीक है, both side यानी RHS is equal to LHS बोल रहा है। both side are not equal, सॉरी अनबैलेंस है ना, both side are not equal। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? RHS is not is equal to LHS देखने को मिलेगा। लेकिन यदि हम बात, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? UCE के भी नाम से हम लोग लिख देंगे, UCE, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, और यदि हम बात करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, BCE। ठीक है, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या लिखेंगे? इक्वेशन सेम चीज रहेगा, इन विच नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ बोथ साइड, ठीक है, आर इक्वल। जब इक्वल हो जाएगा यानी कि RHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? LHS, तो वो क्या कहेगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपका कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तब क्या कहलाएगा वो? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, ठीक है, अब जैसे ध्यान से और देखना है चीजों को। अब जैसे कि अब एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है रिएक्शन का, क्या लिखा हुआ है? कि व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, क्या लिखा हुआ? व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इट गिव्स, ठीक है, इट गिव्स, ठीक है, पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है? पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। क्या बोलता है? कि पोटेशियम क्लोरेट
ठीक है, पोटासियम क्लोरेट को यदि हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है, पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, ये चीज है। तो सबसे पहले पोटासियम क्लोरेट आपको आना चाहिए। तो पोटासियम क्लोरेट बेटा क्या होता है, KClO3, और ये किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड। यदि आपको पता है तो लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर है। पोटासियम क्लोराइड पूरा केमिकल इक्वेशन लिखना होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा जो है वो खेल स्टार्ट हो रहा है आपका, खास करके मोल कॉन्सेप्ट अपना रंग दिखाना अब चालू करेगा मोल कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? बड़ा मजेदार है। पुरानी सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अब यदि पुराना सारी चीजें आपको ध्यान में नहीं रहेंगी तो फिर तकलीफ होगा। तो क्या करना है, पुराना सारा चीज रिवीजन करके आना है। एक एक फॉर्मूला को एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, एक एक फॉर्मूला, ताकि सारा हम अप्लाई फटाफट कर सके। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोले, सारे चीजें याद होनी चाहिए। फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्ट क्या बताया हुआ, कहाँ उसका यूज हम कर रहे हैं वो। तो पोटासियम क्लोरेट क्या बोला, उसको हीट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या देगा, पोटासियम क्लोरेट हीट। तो हीट के लिए हम लोग डेल्टा साइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या बनता है, पोटासियम क्लोराइड तो बनता है KCl, दैट इज उसको क्या बोलेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, वैसे ही पोटेशियम क्लोराइड KCl। और साथ ही साथ क्या बनता है, O2, क्या बनता है आपका O2। ठीक है, क्या बनेगा आपका O2। क्लियर है? और O2 किस में है आपका, गैस में। और कभी कभी इसको इस तरीके से एरो से भी दिखाया जाता है, क्यों, क्योंकि ये इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, एटमोस्फेयर में मिल जाता है। और जो आपको KCl मिलेगा वो भी किस में मिलेगा, सॉलिड में मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? और अब आपको बताना है कि ये जो केमिकल इक्वेशन जो हम लिखे वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड, देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। हिट एंड ट्रायल मेथड जो आप क्लास 10 में सीख करके आए हैं, LHS इक्वल टू RHS करना, वही वाला हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे अभी नॉर्मली। ठीक है, छोटा छोटा इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 है, यहाँ 2 है। तो यही तो गड़बड़ हो गया, मैच नहीं कर रहा है, यानी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, UCE। अब इसको बैलेंस्ड करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे KCl, KClO3 और ये हीट, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे किस साइड, इस साइड। ठीक है, तो KCl और प्लस 2O2 यदि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4O2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, 2 जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, 3 लिख दें, तो ये भी 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे K और Cl भी बढ़ गया है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो आप देखेंगे कि पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। जितना कैल्शियम, जितना पोटेशियम यहाँ है उतना ही पोटेशियम यहाँ, जितना क्लोरीन यहाँ उतना ही क्लोरीन यहाँ, और जितना ऑक्सीजन यहाँ है उतना ही ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रहा है। दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ध्यान में, अब जब हम इसको बोलेंगे ना तो इसको इस तरीके से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोल के फॉर्म में। ये जो 2 2 3 जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है, इसका मोलर रेशियो के फॉर्म में हम इसको बोल सकेंगे। जैसे कि क्या बोलेंगे अब हम इसको, कि 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, 2 moles of potassium chlorate heated, ठीक है, and it gives 2 mole of KCl, ठीक है, and 3 moles of O2, ठीक है, ऑक्सीजन। अब लैंग्वेज ये हो जाएगा, यानी कि हम इसको किस फॉर्म में बोलेंगे, मोलर फॉर्म में हम इसको कहेंगे। बात समझ में आया? और ये बेसिकली क्या, इसका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर रेशियो को। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर रेशियो। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ पोटासियम क्लोरेट, क्या हो गया, ये मोलर रेशियो, मोल्स, मोलर रेशियो। 2 मोल्स ऑफ पोटासियम क्लोरेट heated is heated, it gives 2 moles of potassium chlorate and 3 moles of oxygen। और ये क्या हो गया आपका, मोलर रेशियो। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स, क्या लिखेंगे, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, is gives quantitative information, ठीक है, it gives quantitative information that is that in which, that in which molar ratio, ठीक है, that in which molar ratio reactants are reacting, ठीक है, मोलर रेशियो रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग, ठीक है,
molar ratio reactant are reacting and in which molar ratio products are producing and in which, ठीक है, and in which molar ratio products are producing। बात समझ में आया क्या बोले हम? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होगा वो आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है, विच मोलर रेशियो रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, विच, ठीक है, एंड इन विच मोलर रेशियो प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस होगा। यानी 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड, ठीक है, क्या इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? और ये वाला जो चीज रहेगा ना, ये और ये, इसको हम लोग स्टैचोमेट्रिक कफिशिएंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैचोमेट्रिक कफिशिएंट। इज दैट क्लियर? स्टैचोमेट्रिक इसको कहते हैं, स्टैचोमेट्रिक कफिशिएंट, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे, स्टैचोमेट्री ऑफ इक्वेशन। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, स्टैचोमेट्री ऑफ इक्वेशन। क्या इसको बोलेंगे? स्टोइचोमेट्री ऑफ इक्वेशन। ध्यान में रखना है, स्टोइचोमेट्री ये हो गया। क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका, स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन। अब अगले क्लास में जो है इससे और अभी हम बता सकते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, वो सब अभी एक्सप्लेन करना बाकी है थोड़ा और। बेसिकली यही वाला आपका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अभी और हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना और सीखने वाले हैं। ये जो छोटा सा हम एग्जाम्पल दिए हैं, इस तरीके का अभी और हम आपको कई सारे एग्जाम्पल करवाएंगे। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, उसको और थोड़ा बताना है। उसके बाद हम लोग मेन जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्टोइचोमेट्री एंड स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग मोल मोल एनालिसिस देखने वाले हैं। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा और जो है क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड और बढ़ता जाएगा, मजा और आएगा। बस पुराना चीजों को याद करके आना है, कम से कम फॉर्मूला तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वेरिएशन जो क्वेश्चन का बताए हैं वो ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि सब अब धीरे धीरे अप्लाई होना एक दूसरे के साथ स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आएगा? तो आज हम यहीं तक रुकते हैं, आपको रिवाइज करके आना है सारी चीजों को। स्टोइचोमेट्री क्या बोले हम, एनसीईआरटी में आप खोल करके एक टॉपिक पढ़ करके आएंगे जो रहेगा स्टोइचोमेट्री एंड स्टोइचोमेट्री कैलकुलेशंस, उसको देखेंगे। उसको हो सकता है इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऐसा भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, इसको देख करके आना। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।